आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप लोगों की एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए, आप लोगों का जो साइंस का चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोगों का जैसे मेंडल का प्रयोग हो गया, बच्चे में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से करिएगा, तो हर एक चीज यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से इजी तरीके से बताऊंगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा मेरा तबियत खराब हो चुका था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही कम बनाया। थोड़ा माफ करिएगा, लेकिन जैसे भी होगा आप लोग मैनेज करिए। और आप लोगों का जो आगे होने वाला है मैथ, तो मैथ में जैसे भी होगा, वैसे तो आप लोग भी पढ़े होंगे, तो मैथ का हो जाएगा। फिर इंग्लिश और संस्कृत में हम लोग भवंडर मचा देंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। संस्कृत में हर एक चीज़ को बताया जाएगा, एकदम हर एक चीज़ को। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास में जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो आप लोगों की एग्जाम में आ सकते हैं, वही सब क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आनुवंशिक गुण क्या है। तो आनुवंशिक गुण माने होता क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे मान के चलिए ये क्या है, ये माता है, ये पिता है। अब इनका जो संतान होगा, मान के चलिए ये इनका संतान है। माता पिता का जो गुण होता है ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, संतानों में चलते चला जाता है, मतलब संतानों में आ जाता है। इसी को बोला जाता है आनुवंशिक गुण। मैंने लिख दिया, देखिए कि जीवों में पाए जाने वाले वे गुण जो जनक यानी कि माता पिता से उसके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, उसे आनुवंशिक गुण कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। आनुवंशिकी के पिता किसे कहा गया है, तो मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते, आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि परागन। देखिए परागन उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आगे हम लोग मेंडल का प्रयोग पढ़ेंगे तो वहां पर हमें परागन शब्द वहां पर सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि परागन माने होता क्या है। देखिए परागन माने होता है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है। देखिए बात को समझ लीजिए, ये होता है हमारा, ये होता है वर्तिकाग्र, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया हमारा वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र तक जब हमारा क्या होता है, परागकण पहुंचता है, तो उसी को बोला जाता है हमारा परागन। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, परागन बोला जाता है। तो इस प्रक्रिया को परागन कहते हैं। परागन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन। उतना डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पर है कुछ वंशानुगत लक्षण। तो कुछ प्रभावी लक्षण होता है, कुछ अप्रभावी लक्षण होता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि ये माता है, ये पिता है, अब ये इनका संतान हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया कि जो माता और पिता का जो गुण होता है वो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहता है, मतलब चलते चला जाता है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि अगर संतान में अगर वह गुण दिखता है तो उसको बोलेंगे प्रभावी लक्षण। अगर संतानों में वह गुण नहीं दिखता है, यानी कि अगर छिपा हुआ है, तो उसको बोलेंगे अप्रभावी लक्षण। मैंने लिख दिया, देखिए कि माता पिता के हुए वंशानुगत लक्षण जो संतान में दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और अप्रभावी माने क्या कि माता पिता से आए हुए वंशानुगत लक्षण जो संतान में छिपे रहते हैं, ठीक है, जो छिपे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बात सिंपल है। अब हमारे जो अगला वाला जो प्रश्न है बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है, देख लीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और 5 नंबर यहां से आप लोगों को मिलेगा। देख लीजिए प्रश्न क्या है कि आनुवंशिकता संबंध में मेंडल के योगदान को लिखें, ऐसा पूछा जाए, या फिर मेंडल के प्रयोग को लिखें, ऐसा पूछा जाए, या फिर मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ऐसे पूछा जाए, या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। इतना सारा प्रश्न का मात्र एक ही आंसर होगा और बहुत ही पावरफुल प्रश्न है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग ना इसका चित्र को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो आपको हर एक चीज यहां से क्लियर हो जाएगा। देखिए बात को समझिए, मेंडल यहां पर क्या करता है, मटर का जो पौधा होता है, मटर के पौधे पर वह परीक्षण करता है। ठीक है, जो भी वो टेस्ट करता है मटर के पौधे पर करता है। वे क्या करते हैं, मटर का लंबा पौधा भी लेता है और बोना पौधा भी लेता है। तो देख लीजिए बात को समझिए, उन्होंने क्या किया, मटर का लंबा पौधा लिया, इसका नाम दे दिया बड़ा हाथ का टी, और उसने बोना पौधा यानी जो छोटा होता है, छोटा छोटा पौधा, उसको भी लिया, उसने इसका नाम दे दिया छोटा टी। और इन दोनों को बोला जाता है जनक पीढ़ी पी। इसको क्या बोला जाएगा, जनक पीढ़ी पी बोला जाएगा। अब देखिए बात को समझिए एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो टी है, ये टी क्या कर रहा है, इसके साथ मिल रहा है। देखिए इसके साथ मिल गया, तो ये टी और ये टी मिलकर क्या बना दिया, टी बना दिया। मतलब एक तो बड़ा हाथ का टी, एक तो छोटा हाथ का टी। अब ये जो टी है एक बार इसके साथ आएगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। मान देखिए ये जो टी है एक बार इसके साथ आया, और ये जो
जो टी है एक बार इसके साथ आएगा, तो जब ये और ये आएगा तो टी टी बना, लिख दिया। अब ये और ये जब आएगा तो यहाँ पर भी टी टी बनेगा। उसी प्रकार से क्या होगा, बात को समझ लीजिए, यहाँ पर ये जो टी है एक बार ये इसके साथ आएगा और ये जो टी है एक बार इसके साथ आएगा, तो यहाँ से ये टी और ये टी, तो टी टी बना, और यहाँ से ये टी और ये टी आया तो यहाँ पर टी टी बना। तो आप देखेंगे, देख लीजिए, यहाँ पर भी बड़ा हाथ का टी है, 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 मतलब एक न एक बड़ा हाथ का टी है। इसको बोला जाता है F1, यानी कि प्रथम संतति जिसको बोलेंगे, इसको F1 बोला जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, हर जगह पर आपको बड़ा हाथ का टी देखने को मिल रहा है। देख लीजिए, यहाँ पर भी बड़ा हाथ का टी है, यहाँ पर भी बड़ा हाथ का टी है, यहाँ पर भी बड़ा हाथ का टी है, यहाँ पर भी बड़ा हाथ का है। तो टी प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण मैंने साफ साफ दिख रहा है कि बड़ा हाथ का टी है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी पौधे, सभी पौधे क्या है, लंबे हैं, सभी पौधे क्या है, लंबे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है और बात को समझिए। यहाँ पर ये जो F1 वाला आया है, F1 में देखेंगे तो हर जगह पे हमारा एक तो बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी है कि नहीं है। अब यहाँ से क्या करता है, यहाँ पर ये जो F1 वाला में जो भी बीज मिलेगा, अब वो यहाँ से वो पौधा रोपना शुरू कर देता है। और आगे देखिए होता क्या है, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि एक तो बड़ा हाथ का टी है, एक तो छोटा हाथ का टी है। तो अभी यहाँ पर आपको मिल गया एक तो बड़ा हाथ का टी, एक तो छोटा हाथ का टी, एक तो बड़ा हाथ का टी, एक तो छोटा हाथ का टी। अब वहां पर भी ऐसे ही होगा, ये जो बड़ा हाथ का टी है, ये जो टी है एक बार इसके साथ आएगा, एक बार इसके साथ आएगा, तो ये टी और टी मिलकर टी टी, मतलब बड़ा हाथ का दोनों, और ये टी और ये छोटा हाथ का टी, तो ये बड़ा हाथ का टी और ये छोटा हाथ का टी हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो छोटा हाथ का टी है ये एक बार आएगा इसके साथ, और ये वाला जो है ये आएगा एक बार इसके साथ, तो छोटा टी और ये बड़ा टी, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ पर ये छोटा और ये छोटा, देखिए टी टी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी पौधा मिल रहा है, लंबा पौधा मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, मतलब बड़ा हाथ का टी हर जगह पर है। इसका माने क्या हो गया, यहाँ पर ये जो बड़ा हाथ का ये जो टी है ये प्रभावी लक्षण है। क्या है, प्रभावी लक्षण है, साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए दोनों छोटा छोटा मिल गया, दोनों छोटका वाला है, छोटका वाला माने क्या, दोनों ये क्या है, बोना पौधा आ गया। और ये जो बोना पौधा आ गया, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, दोनों में क्या है, छोटा हाथ का टी है, छोटा हाथ का टी है, मतलब छोटा हाथ का टी दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर छोटा हाथ का टी क्या है, प्रभावी लक्षण है। और बड़ा हाथ का टी यहाँ पर क्या है, अप्रभावी है, क्योंकि दिख नहीं रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अप्रभावी होगा। और इसी को बोला जाता है यहाँ पर मेंडल का प्रयोग। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बात को समझ लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर आपको लिखना किस प्रकार से, आप लोग किस प्रकार से क्या करेंगे, हर एक चीज को अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा प्रश्न है। ये तो हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए क्या है कि आनुवंशिक गुणों के संबंध में मेंडल का योगदान अहम है। इसके लिए मेंडल ने मटर के दो पौधे लिए। उन्होंने मटर का एक बोना पौधा लिया जिसे छोटा हाथ का टीटी से दिखाया तथा मटर का एक लंबा पौधा लिया जिसे बड़ा हाथ का टीटी से दिखाया। मेंडल ने मटर के लंबे पौधे तथा बोने पौधे के बीच क्या क्या परागन कराए। परागन मैंने आपको अभी समझा दिया, परागन मैंने क्या होता है, इससे मेंडल का प्रयोग कहते हैं, लिख दीजिए, जिससे मेंडल का क्या कहते हैं, प्रयोग कहते हैं, मेंडल का प्रयोग है। इसके लिए सर्वप्रथम मेंडल ने बोने पौधे के फूलों को खोलकर उनके सारे पुंके सर हटा दिए तथा एक लंबे पौधे के फूलों को खोलकर उनके परागनों को निकालकर बोने पौधे के फूलों के वर्तिकाग्र पर गिरा दिया। इनमें प्राप्त बीजों से मेंडल ने पौधे उगाए जिन्हें क्या कहा जाता है, जनक पीढ़ी कहा जाता है। जनक पीढ़ी यानी कि पी बोला जाता है, जिसके मैंने आपको चित्र में समझा दिया। फिर यहाँ से क्या होता है देख लीजिए, जनक पीढ़ी के पौधे से प्राप्त बीजों से फिर पौधे उगाए जिन्हें प्रथम संतति यानी कि F1 कहते हैं। इन पौधों में सभी पौधे लंबे थे, मैंने आपको बताया अभी चित्र के माध्यम से, उसमें सारा का सारा पौधा क्या था, लंबा था। इन पौधों से प्राप्त बीजों से फिर पौधे उगाए गए। अब यहाँ पर ये जो F1 है, F1 से जो भी बीज मिला उससे क्या क्या फिर पौधा उगाता है, और इसको बोला जाता है द्वितीय संतति यानी कि F2 बोला जाता है। अब ये जो F2 वाला हमारा आया, इसमें क्या था कि इन पौधों में 4 में से 3 पौधा लंबा था, 3 ठो क्या था, लंबा था, 4 ठो था ना, और 3 ठो हमारे इसमें क्या था, लंबा था, और एक पौधा बोना था यानी कि एक तो देखिएगा टी छोटा का टी आया है। इससे मेंडल को पता चला कि आनुवंशिक गुण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस प्रयोग में लंबेपन का गुण पहले एवं प्रभावी रूप से दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। जबकि बोनेपन का गुण बाद में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये जो बड़ा हाथ का टीटी है एवं बड़ा हाथ का टी, छोटा हाथ का टी, दोनों लंबे पौधे हैं, जबकि छोटा हाथ का टीटी बोना पौधा है। यहाँ पर बड़ा हाथ का टी, छोटा हाथ का टी, पौधे में टी प्रभावी लक्षण है तथा टी, ये जो छोटा हाथ का टी है ये अप्रभावी लक्षण है। यही होता है आपका मेंडल का प्रयोग। और यहाँ पर आपको चित्र बना देना, जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया, देख लीजिए, यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने बना दिया लिख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़िए, आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O है से विवाह करता है। उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग O है। क्या सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग A अथवा O प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दें। देखिए बात बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है देख लीजिए, यहाँ पर बात को समझ लीजिए। यहाँ पर एक तो A रुधिर वाला पुरुष है और O रुधिर वाला
स्त्री है, और इनका जो संतान हुआ है, जो पुत्री हुआ है, पुत्री क्या है, वो रुधिर वाला है। माने यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी वो दिख रहा है साफ साफ, यानी ओ यहाँ पर क्या है, प्रभावी लक्षण है, तो वही लिख देना है आपको। माने जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जैसे कि ये मान के चलिए हमारा ये पिता है, ये क्या है, पिता है, और पिता का यहाँ पे जो रुधिर है क्या है, ए है, ठीक है। और ये मान के चलिए हमारा माता है, माता का यहाँ पे जो रुधिर है क्या, ओ है। अब इनका जो संतान हुआ है, इनका संतान जो हुआ है, संतान का रुधिर यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है ओ है, तो माता वाला ही तो लक्षण यहाँ पर दिख रहा है ना, इसलिए यहाँ पर ओ क्या हो जाएगा, प्रभावी लक्षण हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, आगे देख लीजिए लिंग निर्धारण वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, सिद्ध करें कि बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उनके अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। ये दोनों में से कोई भी प्रश्न आएगा, आंसर आपको एक ही लिखना है। देख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा। लिंग निर्धारण माने क्या होता है, माने हम लोग पता करेंगे वो स्त्री होगा, पुरुष होगा, इनकी लड़का है या फिर लड़की है, यही होता है लिंग निर्धारण। तो किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, देखिए तो पिता में XY गुणसूत्र होता है और माता में XX गुणसूत्र होता है। इसमें पिता द्वारा लिया गया Y गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। जब पिता पक्ष से X गुणसूत्र सम्मिलित होता है तो लड़की जन्म लेती है, और जब पिता पक्ष से Y गुणसूत्र सम्मिलित होता है तब लड़का जन्म लेता है। देख लीजिए किस प्रकार से जन्म लेता है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, आगे देख लीजिए बात को समझ जाएंगे। जैसे पिता का क्या होता है, XY होता है, माता का क्या होता है, XX होता है। तो यहाँ से जैसे पिता के ये वाला X जो होगा, एक बार इस X के साथ आएगा तो XX बनेगा, ये जो X है एक बार इसके साथ आएगा तो यहाँ पर भी XX बनेगा। तो XX होने से क्या हो जाएगा, ये लड़की हो जाएगा। और अगर Y मिलेगा, देखिए यहाँ से Y और यहाँ से X, तो यहाँ पर XY हो जाएगा, फिर यहाँ से Y और यहाँ से X, यहाँ पर भी XY हो जाएगा, तो यहाँ पर लड़का जन्म लेगा। तो इस प्रकार से आपको बताना है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लगा जो आप लोगों की एग्जाम में आ सकता है, हर एक चीज को बता दिया तो आप लोग फटाफट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।